अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप? आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर है और आज हमने चैप्टर 3 करना है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। अच्छा डियर मेंबर्स, चूँकि वो नोट्स तो ट्रेस आउट हुए नहीं हैं तो मुझे भी वो पूरी तैयारी दोबारा से करनी पड़ती है आप लोगों को बताने के लिए। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वो जो जिस तरह से वो तैयारी करता हूँ, वो सेक्शन को तोड़ तोड़ के लिखता हूँ, तो क्यों ना मैं वो अपने नोट्स भी वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी देखें कि कैसे एक दो दफ़ा सेक्शन को गो थ्रू करते हुए बंदा जो है उसको जो है मेमोराइज़ भी कर सकता है। तो मैंने इसके साथ अपने नोट्स भी शेयर कर दिए हैं जो मैंने ये मौके पे बनाए हैं, ये सिर्फ उसको समझने के लिए, उसको मेमोराइज़ करने के लिए। तो प्लीज़ आप जो है उसको भी देखें। जो मैंने साथ में नोट्स लिए हैं उनको सामने रख लें, ठीक है। अगर आपके सामने हैं तो आप देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक पेज के ऊपर जो चैप्टर 3 था उसका टाइटल लिखा है और फिर उसकी जितनी भी सेक्शंस हैं, कॉन्टीजेंट सेक्शन 31 कहता है कंटीजेंट कॉन्टैक्ट डिफाइन, सेक्शन 32 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टैक्ट कंटीजेंट ऑन है इवेंट हैपनिंग। तो इस तरह मैंने सारे सेक्शन एक जगह पर लिख लिए हैं और फिर मैंने उनको एक दो तीन दफ़ा गो थ्रू करके वैसे ही गैस करने की कोशिश की है कि वो स्कीम क्या बना रहा है इन सेक्शंस की, ठीक है। अच्छा, वो स्कीम में आखिर पे जाके मैंने लिखी भी है, वो हम आखिर पे जाके उसको जो है वो स्कीम को जो है वो हम वाजे भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे चलें कि ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी भी बेर एक्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका तरीक़ेकार क्या है। कि सबसे पहले तो आपको पता हो कि आपका टॉपिक क्या है जिसके अंडर आप वो सेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर आपको उसकी स्कीम का थोड़ा बहुत पता हो। अब आगे चलते हैं। अब अगर नोट्स आपके सामने है तो देखें, मैंने जो है वो हर सेक्शन को तोड़ तोड़ के लिखा है। मसलन सबसे पहले है सेक्शन 31 कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन, कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है। देखें, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा। जब आपका और मेरा एग्रीमेंट हो जाए कुछ करने या कुछ ना करने का, कुछ करने या कुछ ना करने का एग्रीमेंट हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस का इन्हसार हो ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, कि अगर ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस होगी, उसको कहते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी जिसका जिसका आने वाले वक्त में जिसका इन्हसार जो है वो किसी ख़ास इवेंट के होने या ना होने पे हो, उसको कहते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मैं सेक्शन 31 को नोट्स आपके सामने है, देखिए मैंने कैसे तोड़ के लिखा है। आ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए टू डू और नॉट टू डू समथिंग का हो इफ सम इवेंट विच इज कोलेटरल टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल टू दैट कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है कि उससे जुड़ा हो, उससे रिलेटेड हो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका उसी से रिलेटेड वो हो इवेंट, सम इवेंट। अच्छा जी, डज और डज नॉट हैपन, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये तय पा जाए कि कुछ किया जाएगा या कुछ नहीं किया जाएगा उस सूरत में अगर एक ख़ास वाक़या होगा या नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूँ कि जब उसकी परफॉर्मेंस का इन्हसार जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है कि मतलब मैंने आपको पैसे देने हैं या आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, उसका इन्हसार किसी आने वाले वक्त पे किसी ख़ास इवेंट पे हो या ना उस इवेंट के ना होने पे हो तो उसको कहते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे हम एग्जांपल देखेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलें, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो जो है वो पहले वो हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इंग्रेडिएंट्स को दोबारा देख लेते हैं। मसलन मसलन एक जो है वो एग्जांपल है वो ये है कि मसलन एक एग्जांपल ये है कि ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा अगर तुम जो है वो सी से शादी करोगे, ठीक है। देखें अब क्या है कि फ़र्ज़ करें अगर तो
हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, अगर तो बी शादी कर लेता है सी से तो ए उसको 1,000 रुपया देगा, डन। लेकिन अगर फर्ज करें सी की डेथ होगी, ठीक है, तो अब वो इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। दोबारा बताता हूँ, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा अगर तुम सी से शादी करोगे, ठीक है। अगर तो बी सी से शादी कर लेता है तो ए पाबंद हो गया उसको 1,000 रुपया देने का। लेकिन अगर बी सी से शादी नहीं करता किसी वजह से, ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होगी। अब आप इस एग्जांपल को सामने रखो और वापस आ जाओ उसके ऊपर, वो जो सेक्शन 31 के इंग्रेडिएंट्स थे उसके ऊपर वापस आ जाओ। कंट्रैक्ट क्या था, मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा, ठीक है, टू डू, ठीक है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। टू डू से क्या मुराद था कि तुम बी सी से शादी करें, ये टू डू था, ठीक है, ये टू डू इसमें डू था, टू नॉट टू डू नहीं था, ठीक है। इफ सम इवेंट विच इज कोलेटरल टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि टू डू मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कितना, 1,000 रुपीज़ दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इफ सम इवेंट विच इज कोलेटरल टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और विच इज कोलेटरल टू दैट कनेक्टेड दैट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अगर बी सी से शादी करेगा, डज और डज नॉट हैपन, अगर तो वो शादी कर लेता है तो वो जो टू डू था मनी वो उसको देगा, और अगर नॉट टू डू था यानी वो नहीं होती शादी तो फिर वो पैसे नहीं देगा। बड़ी इजी सा है, मैं आई होप कि आपको मेरी समझ आ जाएगी। अच्छा एक मेरी बात सुने, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वाइड एग्रीमेंट जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी होता है, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कि जो विच सीजेस टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, याद आया डेफिनेशन क्लास में, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब नहीं है। तो ये जो हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसका जो इफेक्ट होगा अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, वो अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कब परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल बोली है कि ए कहता है मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा अगर बी को कहता है अगर तुम सी से शादी करो, अगर सी की ही डेथ हो जाए या बी की डेथ हो जाए तो क्या वो उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, नहीं, तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या हो गया है, वाइड हो गया है। होप कि आपको मेरी बात जो है उसकी जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये फिर आपने देखा है, अच्छा क्यों इन माई माइंड, साथ में मैं लिखता रहा हूँ कि मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देखिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की क्या डेफिनेशन थी, वो भी वादा कर लेता है वो भी वादा कर लेता है, वो कहता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र करूंगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है जहन में कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में फिर फ़र्क क्या हुआ, ठीक है। फ़र्क ये है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की सूरत में लायबिलिटी दोनों की होती है, दोनों ने कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लायबिलिटी एक ही बंदे की होती है। मसलन अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है इसमें सिंपल क्या है कि अगर बी सी से शादी करेगा तो वो उसको पैसे देगा, ठीक है, वो ए ने कुछ नहीं करना। ए की तो लायबिलिटी तब शुरू होगी जब बी उससे क्या करेगा, शादी करेगा, तो उधर दोनों दोनों पाबंद होते हैं अपना एग्रीमेंट परफॉर्म करने के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में, लेकिन इसमें सारा बर्डन किसी एक पार्टी के ऊपर होता है, ठीक है, उस इवेंट के ऊपर होता है, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी जो है उसमें क्या होती है वो पाबंद होती है। अच्छा फिर मेरे जहन में आया व्हाट इज़ कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हो, मसलन कॉन्ट्रैक्ट ये है ना कि भाई अगर
बी सी से शादी करेगा तो बी को मैं क्या करूँगा, 1,000 रुपया दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है पूरा एक। तो बी सी से शादी करेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1,000 रुपया देने का, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे कोलेट्रल टू दी कॉन्ट्रैक्ट। होप कि आपको समझ आ गई मेरी बात की, ठीक है। इसी तरह ए बी से कहता है, ठीक है, कि अगर तुम प्रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें लोन दूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। तो अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको पैसे देंगे, अगर वो नहीं बनता तो फिर नहीं देंगे। तो इसको कहते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 32 के ऊपर। इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, और सेक्शन 33 को भी साथ मिला के पढ़ें। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, ये गलत लिखा हुआ है। 32 कहता है ऑन इवेंट हैपनिंग, और सेक्शन 33 जो है वो कहता है ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, डेफिनेशन क्या थी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की? डेफिनेशन ये थी कि जी विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑन अ सर्टेन इवेंट। अब ये सेक्शन 32 ये बताता है कि कब कब एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंडेंट, जिसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट थी, उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, इन्फोर्समेंट हो सकती है, और कब नहीं हो सकती। इसी तरह सेक्शन 33 बताता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जिसमें कंडीशन ये थी कि नॉट ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, तो उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो कब तक हो सकती है, ठीक है। तो ये सेक्शन 32 और जो ये जो सेक्शन 33 है, इसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। वैसे कॉमन सेंस है, मेरा ये माइंड कहता है कि फ़र्ज़ करें अगर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट है, तो जब वो इवेंट हो जाएगा, ठीक है, जब वो इवेंट हो जाएगा तो फिर उसकी जो है वो इन्फोर्समेंट जो है वो हो सकती है। अच्छा, मैं थोड़े से नोट्स पढ़ूँ, मैंने वो आपके लिए चीज़ें लिखी हैं। अच्छा जी, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ऑन इवेंट हैपनिंग। टाइटल पढ़ते साथ ही मेरे जहन में ये बात आई है कि सेक्शन 31 ने ये कहा था कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस का इन्हासार किसी भी इवेंट के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग में मुनसर होता है। लिहाजा सेक्शन 32 के टाइटल से यही लगता है कि ऐसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस का इन्हासार ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होता है, 32 उसकी परफॉर्मेंस इन्फोर्समेंट की बात करेगा। मैंने खुद से गैस कर लिया। फिर मेरे ये जहन में ये भी ख्याल आया कि यकीनन अगला सेक्शन जो होगा वो ऑन नॉट हैपनिंग सर्टेन इवेंट के बारे में होगा। तो आपने देखा है एक स्कीम बनती जा रही है। जब आप एक स्कीम के साथ एक बेर एक्ट को पढ़ते हैं ना, फिर वो आपको भूलता नहीं है, कभी भी नहीं भूलता वो आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने उसके एसेंशियल बनाए हैं सेक्शन 32 के, देखें। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, ठीक है, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैपन। कॉमन सेंस है कि जब तक वो इवेंट नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस, यही तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का वो फन था। या उल्ट कर ले, उल्ट क्या है कि जब वो इवेंट हो जाएगा तब वो इन्फोर्समेंट हो सकती है। अच्छा, इफ़ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, और अगर उसका वो जो उसकी परफॉर्मेंस जब वो पॉसिबल हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो बाई हो जाएगा। सेक्शन 32 बड़ा सीधा सीधा सा है, वो कहता है कि वो उस वक्त तक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट पाउंड हैपनिंग ऑन सर्टन इवेंट की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती जब तक अनटिल एंड अनलेस दैट इवेंट हैज़ हैपन, जब तक कि वो हो ना जाए। तो देखिए मैंने इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट भी किया है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन्स हो, कैन नॉट बी इन्फोर्स हो सकता है अनलेस अनटिल डैट इवन हैपन। मेरी बात सुने, हर सेक्शन के इंग्रेडिएंट बनाने ज़रूरी नहीं होते। कुछ ऐसे सेक्शन भी होते हैं कि आप उनका मफहूम वाज़े कर देना तो वो बात ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स को ज़हन में रखते हुए जो मर्ज़ी, जिस तरह की मर्ज़ी इंग्लिश लिखने, मतलब वाज़े होना चाहिए, वो आपको नंबर पूरे दे देगा। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने। ए जो है ए ए बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और ये कहता है कि अगर
बी की ज़िंदगी में सी जो है वो मर जाता है, बी की ज़िंदगी में सी मर जाता है, तो ए बी को क्या करेगा, यानी ए कहता है बी को कि अगर मैं मेरी ज़िंदगी में ही सी मर गया तो मैं ये हॉर्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो सी पहले मर जाता है। तो सी अगर वो सॉरी, जब तक वो सी की डेथ नहीं होती, जब तक सी की डेथ नहीं होती, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो सकती है? क्या ए घोड़ा देगा बी को? नहीं देगा। तो ये वाली सेक्शन 32 की एक एग्जांपल थी। और अगर सी की डेथ ही हो जाए, ठीक है, तो फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो उस सूरत में उसको क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वो वाइड हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं घोड़ा तुम्हें भेज दूंगा अगर सी नहीं खरीदता। सी को उसने पहले से ऑफर की हुई है, ठीक है। तो भाई अगर वो क्या कहते हैं सी खरीद लेता है तो वो वाइड हो जाएगा, और अगर सी रिफ्यूज़ कर देता है तो उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। जब तक सी रिफ्यूज़ नहीं करेगा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ए प्रॉमिस करता है कि मैं बी को पैसे दूंगा अगर बी जो है वो सी से क्या कर ले, शादी कर ले। ठीक है। तो अब जब तक बी जो है वो सी से शादी नहीं करेगा, वो ए उसको पैसे देने का पाबंद नहीं होगा। और अगर सी मर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। ठीक है। होप कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, वाइड वाली बात से फ़ौरन मेरे ज़हन में आया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड का पूछेगा तो फिर सेक्शन 32 का भी जिक्र करना है। हाँ जी, हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन में वाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो आज हम उसकी डेफिनेशंस भी देख रहे हैं कि जो कभी कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेक्शन 33 के। तो वो मुझे पता है, पहले उसने बात की थी इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अब मुझे पता है सेक्शन 33 में वो बात करेगा इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। और इसमें वो क्या लिखेगा, इसमें वो यही लिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस ना ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हो, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो है उस वक़्त उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उस वक़्त तक हो सकती है जब तक कि वो इवेंट जो है वो हैपन नहीं होता, या जब ये श्योर हो जाए कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता तो फिर उसकी परफॉर्मेंस वक़्त से पहले भी हो सकती है। ठीक है। देखें, contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event become impossible and not before। कि उस वक़्त उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो सकती है जब उसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ए कहता है बी से इंश्योरेंस कह लें या जो कह लें कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा अगर शिप जो है वो वापस नहीं आती। ठीक है। तो शिप डूब गई है, संक डूब गई है। तो अब एज इट वाज हैपनिंग ऑन अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन। ठीक है। अब वो शिप ने कभी वापस आना ही नहीं है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या हो जाएगी, जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो हो जाएगी। यानी इम्पॉसिबल का वर्ड यूज़ किया है। कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, डिपेंडेंट अपॉन नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हो, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है जब उसका हैपनिंग उसकी जो है वो क्या हो जाए, वो इम्पॉसिबल हो जाए, यानी वो कंडीशन पूरी हो जाए कि दैट इवेंट कैन नेवर हैपन। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, जेन में रखें। 32 ये कहता है कि तब तक उसकी इन्फॉर्मेंस नहीं हो जाती हो सकती जब तक वो इवेंट हो ना जाए। ठीक है। और सेक्शन 33 ये कहता है कि तब तक यानी उसकी इन्फॉर्मेंस तब हो सकती है जब हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट जो है वो क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है। यानी 32 ये कहता है कि इवेंट होगा तो परफॉर्मेंस होगी, और सेक्शन 33 कहता है कि जब ये यकीनन हो जाए कि परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो उस सूरत में उसकी जो है वो इन्फोर्समेंट होगी। अच्छा, ये तो थे सेक्शन 31 ने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया।
ठीक है। 32 ने ये बताया कि जब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैसी होगी कंटिन्यू का, जिसका ये था कि डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होगा, और 33 ने ये कहा कि उस कंटिन्यूएंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैसी होगी जो कि नॉट डिपेंडेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होगा। ठीक है। अब जो सेक्शन 34 है, 34, 35 और 36, वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बात करते हैं। ठीक है। मसलन सेक्शन 34 क्या कहता है, वो कहता है when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future of the living person। ठीक है। देखें, मैं इसको पढ़ता हूँ फिर सारी चीज़ें कह रहा है इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू सम फ्यूचर इवेंट and the nature of that future event is that it is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should act within a definite time। मैं ना ये सेक्शन आपको जो है विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखें, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें पे करूंगा 2 लाख रुपया अगर तुम सी से शादी कर लेते हो। अगर बी किससे शादी कर लेता है, सी से। ये था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये था कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट क्या था कि बी किससे शादी करे, सी से। और कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ए पे करेगा बी को। अब बात सुनिए, सी ने शादी कर ली डी से। ठीक है। तो अब फॉर द टाइम बीइंग लगता नहीं है कि कभी भी सी की जो है वो बी से शादी होगी। ठीक है। ये हो सकता है आने वाले वक्त में डी की डेथ हो जाए और सी उससे जो है बी से शादी कर ले, लेकिन वो कहता है इतना इंतज़ार नहीं करना। फिर वो सर्कमस्टांसिस के मुताबिक ये कंसीडर कर लेना है कि वो हैपनिंग जो है उसकी वो इम्पॉसिबल हो गई है। अब आप प्लीज़ डेफिनेशन पढ़ें तो फिर आपको हर चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ठीक है। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट टू सम फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट क्या था, डी मेंबर्स? फ्यूचर इवेंट क्या था कि जो है बी जो है वो मैरी करे किससे, सी से शादी करे। द नेचर ऑफ दैट फ्यूचर इवेंट इज दैट इट इज द वे इन विच ए पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। ठीक है। और उसकी नेचर क्या थी कि दोनों बी और सी आपस में क्या करें, शादी करें। ये अब उनका एक पर्सनल एक्ट था। ठीक है। द इवेंट शेल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टाइम बीइंग दैट ही शुड एक्ट विद इन अ डेफिनेट टाइम। यानी उनमें से कोई एक बंदा, जैसे सी ने क्या किया, डी से शादी कर लिया, तो फॉर द टाइम बीइंग उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, नामुमकिन सी नज़र आती हो, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, वाइड हो गया। होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। और सेक्शन 34 भी एग्जांपल है किसकी, कि जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाता है। अच्छा जी, सेक्शन 35 क्या है? इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड which are contingent on happening of specified event within fixed time। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर टाइम फिक्स हो ए फॉर द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, तो वो टाइम के अंदर अगर एक तो वो हमने पीछे पढ़ा है ना कि मसलन वो सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है। ठीक है। दूसरा ये है कि टाइम जो फिक्स है वो एक्सपायर हो गया, तो वो अगर एक्सपायर हो गया तो वो फिर क्या होगा। अगर तो वो ये था ऑन हैपनिंग ऑफ डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और उस टाइम में वो नहीं होता फिक्स टाइम में, तो वो वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये था नॉट हैपनिंग ऑन सर्टेन इवेंट, तो अगर वो टाइम गुजर गया, फिक्स टाइम गुजर गया, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस मस्ट हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात की। ले जब मैं सेक्शन 35 को पढ़ता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला मुझसे इंग्रेडिएंट सही नहीं बने थे, नीचे मैंने बनाए हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू
are not to do anything if a specified uncertain event happen within a fixed time, ठीक है, become void if at the expiration of the time which such event does not happen, ठीक है। मसलन ए ने कहा बी से कहा कि अगर 1 साल में शिप वापस आ जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो 1 साल में वो शिप वापस नहीं आया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड हो गया। इफ बिफोर दैट टाइम सो फिक्स सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, या 1 साल से पहले ही खबर आ गई कि वो जो शिप था बर्न कर हो गया, बर्नट हो गया, तो फिर क्या हो गया, फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 35A का जो पहला हिस्सा है वो 2 बातें करता है। वो पहली बात ये करता है कि अगर तो टाइम फिक्स है और वो टाइम गुजर गया और हैपन इवेंट हैपन नहीं हुआ तो वो वाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो टाइम तो अभी है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती आने वाले वक्त में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अब मैं उसका दूसरा हिस्सा पढ़ता हूँ। वो कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन फोर्स विच आर कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। लो जी, टाइम भी फिक्स है और डिपेंडेंट अपॉन नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट है, तो वो कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू आर नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम may be enforced by law when the time fixed has expired। जब मसलन ए ने बी से कांटेक्ट किया कि अगर 1 साल में शिप वापस नहीं आती, ठीक है, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है, और वो शिप नहीं वापस आई, ठीक है, तो वो नॉट हैपनिंग वाला जो है वो हो गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अच्छा जी, सच इवेंट, अच्छा जी, when the time fix has expired and such event has not happened or before the time fix has expired if it becomes that such event will not happen, या वक्त आने से पहले ये कंफर्म हो जाए कि वो इवेंट कभी भी नहीं होना, तो भी उसकी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है। अब इसकी मिसाल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट था शिप ना, अच्छा कंफ्यूज ना हो, वो जो पहला हिस्सा था उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अगर शिप वापस आ जाती है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर शिप वापस नहीं आती तो दूंगा, तो अगर वो नहीं आती तो वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो जाएगी, और अगर वो वक्त से पहले बर्न हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। अगर वो हैपनिंग ऑफ इवेंट होता, ठीक है, तो फिर वो वाइड हो जाना था, लेकिन वो ऑन द हैपनिंग ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट था, तो लिहाजा अब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो होगी, ठीक है। एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, सेक्शन 36 सिंपल ये बात कहता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए जिसकी परफॉर्मेंस शुरू से इम्पॉसिबल हो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड ही नहीं यूज़ किया, उसने एग्रीमेंट का वर्ड यूज़ किया है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा। तो फिर सेक्शन 36B जो है वो वाइड एग्रीमेंट की, वो सेक्शन 24 से 30 तक हमने पढ़ा था ना, कंसिडरेशन अनलॉफुल हो और क्या था, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, और क्या पढ़ा था, विदाउट कंसिडरेशन हो, ये सब वाइड होंगे, ठीक है। और जी, और हमने क्या पढ़ा था, मिस्टेक ऑफ लॉ हो, मिस्टेक ऑफ लॉ हो, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, नहीं सॉरी, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, दोनों पार्टियों मिस्टेक एट फैक्ट हो, ठीक है, तो उस सूरत में जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट वाइड होता है। तो सेक्शन 36 भी उसकी एक एग्जांपल है। अब आप एंड पे देखें नोट्सों के, मैंने अब लिखा मेंबर्स, अब मेरे जहन में जो स्कीम बनी है वो ये है कि सेक्शन 35 जो है वो उसकी डेफिनेशन बताता है, सेक्शन 32 ये बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट है उसकी इन्फोर्समेंट कब हो सकती है, सेक्शन 33 कहता है कि जब नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट हो तो उसकी इन्फोर्समेंट कब कब हो सकती है, और सेक्शन 34 से 36 तक उन स्पेशल सर्कमस्टांसिस का जिक्र होता है जहाँ पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो वाइड हो जाती है। और फिर हमने पढ़ा था अगर इन्फोर्समेंट वाइड हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड कहलाता है। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई, ठीक है। मैं इंशाल्लाह वो सेल का जो है वो कैमरा नहीं काम कर रहा, मैं ये नोट्स भी जो है अभी अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।